इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हीलियम नियॉन लेज़र। तो इसका डायग्राम यहाँ पर मैंने दिखा रखा है और ये एक ग्लास या क्वार्ट्ज की ट्यूब होती है। ग्लास और क्वार्ट्ज की ट्यूब होती है और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 10 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक रखते हैं। 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। और ये तो इसकी लेंथ रखी जाती है और इसका डायामीटर जो है वो 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। 1 सेंटीमीटर तक इसका डायामीटर रखा जाता है और इसके अंदर हम लोग हीलियम और नियॉन का मिक्सचर भरते हैं। हीलियम और नियॉन गैसेस का मिक्सचर भरते हैं और हीलियम तो 90% होती है इसमें और 10% जो है वो नियॉन होती है। तो 9:1 के रेशो में ये हीलियम और नियॉन्स के एटम यहाँ पर इसके अंदर फिल किए जाते हैं। और यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जिनको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है और ये जो वोल्टेज है वो किलो वोल्ट में होता है। हाई वोल्टेज जो है वो किलो वोल्ट में होता है। और 2 मिरर्स यहाँ पर हमने लगाए हैं, M1 और M2 2 मिरर्स लगाए हैं। M1 मिरर की रिफ्लेक्टिविटी तो 100% है, यानी कि ये हाईली रिफ्लेक्टिव मिरर है और ऑलमोस्ट जो भी फोटॉन्स इस पर गिरते हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। और मिरर M2 की रिफ्लेक्टिविटी 99% है, यानी कि 1% फोटोन जो है उसको ट्रांसमिट करके बाहर निकल जाएंगे। मान लीजिए कि 1 लाख फोटोन अगर इस पर गिरते हैं 1 सेकंड में, तो 1000 फोटोन जो है 1% 1 लाख का 1000 फोटोन जो है वो पर सेकंड बाहर निकल जाएंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सारा इसका सिस्टमेटिक डायग्राम है और अब हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो हीलियम नियॉन लेज़र को डिज़ाइन किया था साइंटिस्ट अली जावन एंड कोवर्कर्स। तो इन्होंने डिज़ाइन किया था और 1961 में इसको डिज़ाइन किया गया था। फरवरी 1961 में डिज़ाइन किया गया था और ये फर्स्ट कंटिन्यूस वेव लेज़र है। ये एक तो गैस लेज़र है और फर्स्ट कंटिन्यूस वेव लेज़र है। इससे पहले रूबी लेज़र बन गया था जो सॉलिड स्टेट लेज़र था, लेकिन उससे कंटिन्यूस वेव नहीं निकलती थी, उससे पल्सेस की फॉर्म में वेव निकलती थी। और ये गैस लेज़र है जो कंटिन्यूस वेव इमिट करता है। और इससे जो लेज़र लाइट इमिट होती है उसकी जो पावर है वो कुछ मिलीवॉट तक होती है। फ्यू मिलीवॉट इसकी पावर होती है, जो इससे लेज़र लाइट इमिट होती है उसकी पावर होती है। और ये दृश्य क्षेत्र में विजिबल रेंज में 6328 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश इमिट करता है। और इसका जो कलर होता है इस लाइट का वो ब्राइट रेड होता है। ब्राइट रेड कलर की ये लाइट होती है जो इसके द्वारा हीलियम नियॉन लेज़र के द्वारा इमिट की जाती है। इसमें जो पंपिंग का मेथड है, पंपिंग का जो मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अभी और इसमें बात करेंगे। तो ऊपर अगर मैं डायग्राम पर वापस जाऊं तो आप देखिए कि ये जो हाई वोल्टेज लगा रखा है, इस हाई वोल्टेज के कारण कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाते हैं। और ये गतिशील इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं हीलियम एटम से और हीलियम एटम को एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं। और फिर हीलियम एटम नियॉन एटम से कोलिजन करता है और नियॉन एटम को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। अभी ये सारा डिस्कस करेंगे हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बना के। तो हीलियम एटम नियॉन एटम से कोलिजन करके अपनी एनर्जी नियॉन एटम्स को दे देगा और नियॉन एटम एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये बात करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हीलियम एटम से टक्कर करते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्जन करते हैं।
तो ये अभी डिस्कस हम लोग डिटेल में भी करेंगे। तो पंपिंग का जो मेथड है वो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वाला मेथड जो है यहाँ पर हम लोग काम में लेते हैं। और हीलियम में ही मेटास्टेबल स्टेट्स पाई जाती है। हीलियम में क्या होती है, मेटास्टेबल स्टेट्स पाई जाती है, जिनकी हेल्प से जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जाता है। और अब इसकी हम लोग वर्किंग के बारे में बात करेंगे, वर्किंग के बारे में कि किस तरह से ये काम करता है। वर्किंग के बारे में बात करेंगे तो इसमें अपने को हीलियम के और नियॉन के एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, यहाँ से शुरू कर देता हूँ। तो अपने को एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने पड़ेंगे हीलियम और नियॉन के। तो ये बनाते हैं। ये तो एनर्जी लेवल्स ऑफ हीलियम है, एनर्जी लेवल्स ऑफ हीलियम। इनको मैं E1, E2 और E3 नाम दे रहा हूँ। वैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन में देखें तो ये 1s है, ये 2 और 3s है, और ये 2 1s है। ट्रिपलेट और सिंगलेट स्टेट जो होती है वो है ये। तो ये हीलियम के एनर्जी लेवल बनाए। इधर मैं नियॉन के एनर्जी लेवल्स बना रहा हूँ। तो नियॉन के एनर्जी लेवल बनाए तो कुछ इस तरह से ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये बैंड है, एनर्जी बैंड है। ये इस तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं, और इनको मैं F1, F2, F3, F4, F5 और F6 एक बार नाम दे रहा हूँ। और अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन में बात करें तो ये आपके ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। ये एनर्जी लेवल्स ऑफ, नीचे लिख देता हूँ, एनर्जी लेवल्स ऑफ नियॉन। नियॉन के एनर्जी लेवल हम लोग दिखा रहे हैं। और ये स्टेट कौन सी है, 1s2, 2s2 और 2p6, ये स्टेट है। और अगली जो स्टेट है वो 3s है, अगली स्टेट है 3p। किसी भी ऑप्टिक्स की बुक में आपको ये डिटेल मिल जाएगी। और ये स्टेट है 4s, ये स्टेट है 4p, और ये स्टेट है 5s। अगर आप ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन याद रख सकें तो बहुत बेटर है। अगर आप नहीं याद रख सकें तो आप इनको एनर्जी लेवल्स को E1, E2, E3 तो हीलियम के लेवल्स को नाम दे देना, और नियॉन के एनर्जी लेवल्स को F1, F2 और इस तरह से नाम दे देना, जैसा मैंने दे रखा है। अब देखो कि होता क्या है, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं हीलियम एटम से, और हीलियम एटम को एक्साइटेड स्टेट में भेज देंगे। तो देखो सबसे पहले ये ट्रांजैक्शंस अकर होते हैं, ये ट्रांजैक्शंस अकर होते हैं। E1 से एटम जो है वो E2 में और E3 में जाता है। तो ये है एक्साइटेशन ड्यू टू collision of electrons with helium atoms। तो हीलियम एटम से इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे, और हीलियम एटम E1 से E2 में या E3 एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। और ये जो E2 और E3 स्टेट्स हैं ये दोनों ही मेटास्टेबल स्टेट्स हैं। ये दोनों ही क्या है, मेटास्टेबल। ये भी और ये भी मेटास्टेबल, ये दोनों मेटास्टेबल स्टेट्स हैं। अब ये एक्साइटेड हीलियम एटम कोलिजन करता है नियॉन एटम से, और ये इनइलास्टिक कोलिजन होती है, और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है नियॉन एटम को। तो ये मैं एरो इस तरह से लगाऊंगा, और यहाँ मैं लिखूँगा ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन of energy due to
ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन हीलियम एंड नियॉन। तो हीलियम और नियॉन के बीच में कॉलिजन होगी और उस कॉलिजन के कारण एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी हीलियम से नियॉन एटम को। अब नियॉन एटम इन कॉलिजन के बाद में कहाँ आ जाएगा? आप अगर ध्यान से देखें तो E2 वाला हीलियम एटम अगर नियॉन एटम से कॉलिजन करेगा और ट्रांसफ़र करेगा एनर्जी, तो नियॉन एटम किस में आ जाएगा? F4 में आ जाएगा। और इसी तरह से E3 वाला अगर हीलियम एटम नियॉन एटम से कॉलिजन करेगा तो नियॉन एटम F6 में ट्रांजैक्शन कर जाएगा। तो या तो इसमें आ जाएगा या इस एनर्जी लेवल में आ जाएंगे नियॉन एटम्स। तो अब उसके बाद नियॉन एटम किस तरह से ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो वो अपने को डिस्कस करना है। तो यहाँ कौन कौन से ट्रांजैक्शंस अकर होते हैं और किस क्या क्या वेवलेंथ निकलती है। देखो, पहला जो ट्रांजैक्शन अकर होता है वो तो ये वाला है, 5s से 4p में आता है। और इस ट्रांजैक्शन से जो एनर्जी इमिट होती है, जो फोटॉन्स इमिट होते हैं, उनका वेवलेंथ होता है 33,900 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ डेटा। तो ये ट्रांजैक्शन जो होता है इससे 33,900 एंगस्ट्रॉम का फोटॉन इमिट होता है। और एक ट्रांजैक्शन है, एक तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने 3 लाइनें ड्रॉ करके ये एनर्जी बैंड है। ये एनर्जी बैंड का मतलब बहुत सारे एनर्जी लेवल जब मिलते हैं तो एनर्जी बैंड बनता है। जैसे मान लो कि कुछ घर हैं और कुछ घर मिलकर एक कॉलोनी बना देते हैं, है ना। तो ये कॉलोनी है, इसमें ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स या आइटम्स रह सकते हैं, तो ये मान सकते हैं। तो ये तो एनर्जी बैंड है और ये एनर्जी लेवल है। सिंगल लाइन से मैंने लेवल्स को दिखाया है और मल्टीपल लाइन से मैंने एनर्जी बैंड को दिखाया है। तो फिलहाल मैं ये बात कर रहा था कि जब 5s से 4p में ट्रांजैक्शन होता है तो 33,900 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन निकलते हैं। इसी तरह से 5s से 3s में जब ट्रांजैक्शन होता है, ये वाला ट्रांजैक्शन, तो जब फोटॉन निकलते हैं, जो फोटॉन निकलते हैं वो 6328 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन्स निकलते हैं। और 4s से 3p में जब ट्रांजैक्शन होता है, ये वाला ट्रांजैक्शन, तो 11,500 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन्स निकलते हैं। तो ये अपने को सारे याद रखने पड़ेंगे कि किस किस ट्रांजैक्शन से कौन कौन से वेवलेंथ के फोटॉन्स इमिट होते हैं। तो ये 3 फोटॉन मैंने दिखाए हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो ये इंफ्रारेड रेंज में है, ये इंफ्रारेड रेंज में है। और 11,500 वाला भी इंफ्रारेड रेंज में है। और ये जो 6328 एंगस्ट्रॉम का जो फोटॉन है वो विजिबल रेंज में है, विजिबल। और रेड कलर की लाइट ये होती है, ब्राइट रेड कलर की लाइट ये होती है। तो ये ट्रांजैक्शंस अकर होते हैं। इसके बाद में 3p से 3s में जब एटम लौटता है तो 6,000 एंगस्ट्रॉम का ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस होता है। ऊपर वाले सारे स्टिमुलेटेड हैं और ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ट्रांजैक्शन से जो लाइट निकलती है वो कोहेरिएंट नहीं होती है, वो कोहेरिएंट नहीं होती है, वो ऑर्डिनरी लाइट होती है। और ऊपर वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे स्टिमुलेटेड एमिशन है। स्टिमुलेटेड एमिशन से जो लाइट निकलती है वो लेज़र लाइट होती है, कोहेरिएंट लाइट होती है। और फाइनली ये ट्रांजैक्शंस अकर होता है और ये ट्रांजैक्शन होता है डी एक्साइटेशन। ये मतलब एटम जो है वो ट्यूब की दीवारों से टकराएगा और डी एक्साइट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा डी एक्साइटेशन ड्यू टू कॉलिजन विद walls of tube। तो ट्यूब की दीवारों से टकराकर डी एक्साइटेशन फाइनली हो जाता है। तो ये इसका वर्किंग है कि किस तरह से ये वर्क करता है। और इसको बात को हम लोग समराइज भी कर देते हैं। ट्रांजैक्शंस लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। और यहाँ लिखते हैं वेवलेंथ। और देखिए पहला जो ट्रांजैक्शन है वो तो हो रहा है 5s से 4p में, 5s से 4p में ट्रांजैक्शन हो रहा है।
और एक 5s से हो रहा है 3p में, और एक हो रहा है 4s से 3p में, और एक हो रहा है आपका 3p से 2s में। थ्री पी से 2s में। ये सारे मैंने ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लिख लिए हैं, और इनसे रिलेटेड जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो भी लिख लेते हैं। ये तीनों जो ट्रांजैक्शन हैं वो तो है स्टिमुलेटेड, ये तीनों ही ट्रांजैक्शन स्टिमुलेटेड है, कोहेरिएंट लाइट इससे निकलती है। और लास्ट वाला जो मैंने लिखा है वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होने वाला, ये स्पॉन्टेनियस है। और इनसे जो वेवलेंथ निकलती है वो वेवलेंथ है 33,900 एंगस्ट्रॉम की, और 5s से 3p में जो ट्रांजैक्शन होता है इससे 6328 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकलती है, और इससे निकलती है 11,500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ, और स्पॉन्टेनियस एमिशन जो लास्ट वाला है उससे 6,000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकलती है। और अगर आप बात करें यहाँ पर कि ये इंफ्रारेड रीजन में आता है, ये विजिबल रीजन में आता है, और ये फिर इंफ्रारेड में आता है, और ये विजिबल में आता है। तो ये ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अक्कर होते हैं और इनका नेचर है। और लास्ट में 2s से फाइनल, यहाँ ऊपर चल के देखते हैं, 3s से ग्राउंड स्टेट, 3s से ग्राउंड स्टेट लिखूंगा मैं, 3s से ग्राउंड स्टेट। तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो क्या होता है, डी एक्साइटेशन ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम्स विद walls ऑफ ट्यूब। तो ये इस तरह से डी एक्साइटेशन हो जाता है। तो ये सारा इसका वर्किंग था, और हीलियम नियॉन लेज़र से ये लाइट अपने को प्राप्त होती है, 6328 एंगस्ट्रॉम की लाइट प्राप्त होती है। और फाइनली थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये जो मिरर्स हैं दो, M1 और M2, ये मिरर है M1 और ये मिरर है M2, और इनके बीच में क्या होता है देखो कि फोटॉन्स जो है वो चलना शुरू करते हैं। रास्ते में कोई एक्साइटेड एटम मिला और वो एक्साइटेड एटम ग्राउंड स्टेट में लौटा, तो 2 फोटोन हो गए। एक फोटोन जो पहले से डाला गया था वो वाला, और एक फोटोन इस एटम के ग्राउंड स्टेट में आने के कारण। अब ये 2 फोटोन है, इनको मान लो रास्ते में और एक्साइटेड एटम्स मिल गए, 2 एक्साइटेड एटम और मिल गए, तो ये दोनों एटम ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो अब कुल फोटोन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये इस तरह से एम्पलीफाई होते चले जाते हैं, ये एम्पलीफाई होते हैं, एम्पलीफिकेशन होता है इस तरह से। और ये बार बार टकराकर इधर लौटते हैं, मतलब M1 से टकराकर और M2 से टकराकर वापस इधर लौटते हैं। क्यों, इसका 99% रिफ्लेक्टेंस है, इससे तो 1% बाहर भी निकलते हैं, 1% फोटोन बाहर भी निकलते हैं इससे तो, और इसका 100% रिफ्लेक्टेंस है, तो इससे लगभग सारे ही फोटोन जो है टकराकर वापस अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो एम्पलीफिकेशन होता है और एंड ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशंस होते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि फोटोनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि यू न्यू लार्ज हो जाता है। यू न्यू क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, ठीक है, जो कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी लेज़र एक्शन की। लेज़र एक्शन के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कि यू न्यू लार्ज होना चाहिए। तो ये प्रोसेस होता रहता है, और ये एक तरह से चेन रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, चेन रिएक्शन। तो इस चेन रिएक्शन से एम्पलीफाई होते हैं फोटॉन्स, और 1% फोटॉन जो हैं वो मिरर M2 से बाहर निकल जाते हैं, और यही लेज़र लाइट के रूप में अपने को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो काम करता है। थैंक यू।